पटेल प्रहलाद भाई। दावे पर अमेरिका में उठे सवालों की, मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष के बड़े आरोपों की, देखेंगे चुनाव आयोग के बड़े फैसले को, तेजस्वी यादव के बिहार सरकार पर हमले को, जानेंगे क्यों बुलडोजर एक्शन पर सख्त हुआ कोर्ट, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे तलाक पर कोर्ट के बड़े फैसले को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीबीएसई का बड़ा ऐलान, 2026 से 10वीं में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा, जनवरी और मई में होंगे 2 चरण। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया गिरफ्तार, ड्रग्स और आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई गिरफ्तारी। मजीठिया ने आम आदमी पार्टी पर लगाया साजिश का आरोप। वंचित बहुजन अघाड़ी नेता की अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट ने की खारिज, शाम 6 बजे के बाद हुई वोटिंग को दी थी चुनौती। महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद पड़े थे 76 लाख वोट। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 700 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 82,755 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 200 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,244 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान इजराइल की जंग के बीच ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका इजराइल के हमलों की पहले से ही हर तरफ निंदा हो रही है, लेकिन इस हमले को लेकर जो दावा अमेरिका की तरफ से किया गया था, अब अमेरिका की खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट ने ही उसकी पोल खोल दी है। इस बीच ईरान की संसद में बड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है, जिससे इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान इजराइल की जंग को लेकर अमेरिका बुरी तरह से घिर गया है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू किया तो हम फिर हमला करेंगे। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पहले से ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों को लेकर उनके दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने 21 से 22 जून की रात को ईरान की 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया था। ट्रंप का दावा था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की खुफिया शाखा रक्षा खुफिया एजेंसी की ही एक रिपोर्ट ने उनके इस दावे की पोल खोल दी है। इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हुए CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई ठोस नुकसान नहीं पहुंचा है। उनका परमाणु कार्यक्रम बस कुछ महीनों के लिए डिले होगा और ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं। और यही नहीं, ईरान अब संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ सहयोग तोड़ने की तैयारी भी कर चुका है। इसे निलंबित करने के लिए ईरान की संसद में पारित विधेयक को मंजूरी दे दी गई। विधेयक के मुताबिक निगरानी कैमरे लगाना, निरीक्षण की इजाजत देना और IAEA को रिपोर्ट पेश करना तब तक निलंबित रहेगा जब तक परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने की चेतावनी दी है, जिसे उनकी बौखलाहट के रूप में देखा जा रहा है। ईरान इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था। इजराइल में कई इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया गया था। भारत में भी 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, जिसके आज 50 साल पूरे हो गए। एक तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे को उछालने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ इसके पलटवार में कांग्रेस ने भी बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए और साथ ही संविधान विरोधी रवैये का आरोप भी लगाया। तो और क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 25 जून 2025 को इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली जैसे मुद्दों पर जवाब देने में नाकाम रही है। खड़गे ने काला धन वापस लाने के बीजेपी के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपने झूठ को छिपाने के लिए नाटक रच रही है और इमरजेंसी का मुद्दा बार बार उछाल रही है। खड़गे ने बीजेपी पर संविधान विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिनका स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं, वो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी और उनके वैचारिक संगठनों ने रामलीला मैदान में संविधान जलाया और बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और गांधी की तस्वीरें फूंकी थी। बीजेपी संविधान को इसलिए स्वीकार नहीं करती क्योंकि इसमें मनुस्मृति जैसे उनके पारंपरिक तत्व शामिल नहीं है। बता दें कि खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन से घबराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी इमरजेंसी जैसे पुराने मुद्दों को हवा दे रही है। देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों पर जवाब चाहती है, ना कि ध्यान भटकाने वाले नाटकों पर।
अब इमरजेंसी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस के इस पलटवार का बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि खड़गे के इन आरोपों के बाद बीजेपी पूरी तरह से घिर गई है। खड़गे ने संविधान के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है, तो सवालों के घेरे में चुनाव आयोग भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष की तरफ से चुनावों में धांधली की बात कही जा रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों के बाद कई सुधार करने की बात कही है। वोटर लिस्ट में धांधली पर जो सवाल उठते रहे हैं, चुनाव आयोग ने उसको सुधारने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और इसकी शुरुआत बिहार से होने जा रही है। तो क्या फैसला किया चुनाव आयोग ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। विपक्ष के जरिए चुनावों में गड़बड़ी के आरोपों को देखते हुए अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। फर्जी वोटरों पर अब चुनाव आयोग का डंडा चलने जा रहा है। देश भर के वोटर लिस्ट में गलती से शामिल अवैध प्रवासियों को हटाने के मकसद से चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है। आयोग अब मतदाता सूची से फर्जी नामों और अयोग्य व्यक्तियों को हटाने के लिए दस्तावेजों के पुनः सत्यापन और घर घर जाकर जांच अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। ये कवायद सबसे पहले बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले लागू की जाएगी, जिसे बाद में पूरे देश में अपनाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने एक आदेश में कहा कि जनवरी 2003 में प्रकाशित रोल ड्राफ्ट रोल के रूप में काम करेगा। शेष भारत के लिए इस कार्यक्रम के लिए उचित समय पर अलग से आदेश दिया जाएगा। आयोग ने नए आवेदकों के साथ साथ मौजूदा मतदाताओं जो 2003-04 में किए गए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद नामांकित हुए हैं, उनके लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वो एक स्व सत्यापित घोषणा प्रस्तुत करें कि वो भारतीय नागरिक हैं। ऐसे में वोटरों को अपने जन्म स्थान का प्रूफ देना होगा, जिसमें जन्म या पंजीकरण या प्राकृतिकरण शामिल है। इसे जन्म की तारीख और स्थान के दस्तावेजी सबूत या पंजीकरण या प्राकृतिकरण के प्रमाण पत्र के साथ साबित करना होगा। इसकी शुरुआत बिहार चुनाव से होगी। बिहार के लिए SIR आज से शुरू होगा। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग बिहार चुनाव की जमीन तैयार करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि विपक्ष वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाता आ रहा है, लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। इसे देखते हुए अब चुनाव आयोग ने सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग बिहार चुनाव की जमीन तैयार करने में जुटा हुआ है, जहां कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्य की एनडीए सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं और अब एक बार फिर तेजस्वी ने बिहार की डबल इंजन सरकार को घेरा है। राज्य सरकार के जरिए की गई घोषणाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार से उनके 20 साल के कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं और अब एक बार फिर तेजस्वी ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर सवाल दागे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, महागठबंधन की मजबूती, जनता में बदलाव का निश्चय एवं चुनाव में प्रत्यक्ष हार देखकर अचेत मुख्यमंत्री की मानसिक अनुपस्थिति में भ्रष्ट भूंजा पार्टी अब कुछ भी माने, कुछ भी घोषणा कर सकती है, करा सकती है। भ्रष्ट भूंजा चौकड़ी इतनी डरी हुई है कि बिहार में प्रत्येक घर का अलग स्कूल, हर गांव का अलग सूरज, अलग स्टेशन, अलग अस्पताल, अलग हवाई अड्डा, अलग विभाग भी बनाने की घोषणा कर सकती है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जो मुख्यमंत्री 5 साल में 5 बार शपथ लेता हो, उनकी कोई बात भरोसे के लायक है ही नहीं। जो कहता हो कहां से नौकरी आएंगी, कहां से पैसा आएगा, उनसे आजकल बिना बुलवाए प्रेस नोट के माध्यम से कुछ भी कहलवाया जा रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी ने ये भी कहा कि हमसे पूछा जाता था कि कहां है 10 लाख नौकरियां, कहां से देंगे नौकरी, पैसा कहां से आएगा। हमने अपने 17 महीने के छोटे से कार्यकाल में बिना पेपर लीक, लेट लतीफी और विवाद के 5 लाख नौकरियां देकर दिखाई तथा 5.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर दिखा दिया। अब सरकार कई सवालों से घिर गई है। तेजस्वी के आरोपों से बिहार सरकार बुरी तरह से घिर गई है, तो बुलडोजर एक्शन शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट कई बार नाराजगी जाहिर कर चुका है। उसी कड़ी में अब ओडिशा हाई कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है मामला, क्यों आग बबूला हुआ कोर्ट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से उन राज्यों की सरकारें परेशान हैं जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई होती है। बता दें कि ये मुआवजा एक सामुदायिक केंद्र की संपत्ति को गैर कानूनी ढंग से गिराए जाने के मामले में दिया गया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस मुआवजे में से 2 लाख रुपए तहसीलदार की वेतन से वसूले जाएं, जिन्होंने यह आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट ने प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के इरादे से तहसीलदार से वसूली का फैसला सुनाया है। यही नहीं, हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये कार्रवाई न्यायिक आदेशों की स्पष्ट अवहेलना थी और कार्यपालिका की शक्ति का दुरुपयोग दर्शाती है।
कोर्ट ने इसे कार्यपालिका की मनमानी और कानून के शासन के खिलाफ बताया। अब हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को बीजेपी शासित राज्यों के लिए भी माना जा रहा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि बुलडोजर जस्टिस की व्यापक पैमाने पर शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवाए। हालांकि उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में ये एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर ऐसी कार्रवाई देखने को मिली थी। अब ऐसे में लगातार कोर्टों की तरफ से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जताई जा रही नाराजगी बीजेपी सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। हाईकोर्ट का फैसला सुर्खियों में बना हुआ है, तो चर्चा इस वक्त शुभांशु शुक्ला के स्पेस मिशन की भी हो रही है। 25 जून को आसमान में इतिहास रच दिया गया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत 3 और एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। लॉन्च होने के बाद कैप्टन शुभांशु ने देशवासियों के लिए एक अहम मैसेज भी दिया। तो क्या है इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग को लेकर पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 25 जून को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया। वो एक्सियम मिशन के पायलट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना हुए। उनके साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने भी ये यात्रा शुरू की। भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे फ्लोरिडा के नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने ड्रैगन कैप्सूल के साथ उड़ान भरी। ये कैप्सूल 26 जून को शाम 4:30 बजे ISS से जुड़ेगा। शुभांशु ISS पहुंचने वाले पहले भारतीय और 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। नासा और इसरो के बीच हुए समझौते के तहत उन्हें चुना गया। ये मिशन न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए गर्व का मौका है। एक्सियम 4 मिशन का मकसद अंतरिक्ष में शोध करना और नई तकनीकों का परीक्षण करना है। अंतरिक्ष यात्रियों का दल माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, जो भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए अहम होंगे। साथ ही ये मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देने और भविष्य में एक्सियम स्पेस में कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने की योजना का हिस्सा है। स्पेसक्राफ्ट ने ठीक दोपहर 12:01 पर उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट के अंदर से शुभांशु शुक्ला ने पहला मैसेज दिया, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट आर राइट। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। मेरे कंधे पर मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। इस मिशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी खास है। विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्री एक साथ काम करेंगे। मिशन के दौरान शुभांशु और उनकी टीम अंतरिक्ष से शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए भी गतिविधियां करेंगे, जो खास तौर पर युवाओं को प्रेरित करेगा। ये यात्रा भारत के अंतरिक्ष सपनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और ये दर्शाती है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे तलाक पर कोर्ट के बड़े फैसले को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसे महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काफी अहम माना गया। हालांकि इस पर विवाद भी हुआ और अब हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के पक्ष में एक और बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि महिलाएं अपने जीवन के फैसले को लेने के लिए आजाद महसूस करेंगी। तो क्या है कोर्ट का फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि मुस्लिम महिलाएं खुला के जरिए अपने पति से बिना उनकी इजाजत के तलाक ले सकती है। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस मधुसूदन राव की बेंच ने स्पष्ट किया कि खुला का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को पूर्ण रूप से प्राप्त है। दरअसल पुरुष जब शादी तोड़ने की पहल करते हैं तो मुस्लिम लॉ में उसे तलाक कहा जाता है, जबकि महिलाओं की ओर से किए गए आवेदन को खुला कहा जाता है। इसके लिए न तो पति की सहमति जरूरी है और न ही किसी मुफ्ती से खुलानामा लेना जरूरी है। मुफ्ती की राय सिर्फ सलाह के तौर पर हो सकती है, लेकिन उसे मानने की बाध्यता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला खुला के लिए आवेदन करती है तो तलाक की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सकती है। अदालत की भूमिका केवल तलाक पर मुहर लगाने तक सीमित है, ताकि दोनों पक्षों के लिए कानूनी प्रक्रिया आसान हो। ये मामला तब सामने आया जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें उनकी पत्नी को खुला के जरिए तलाक दिया गया था। व्यक्ति ने कहा कि उसने तलाक देने से इनकार किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। बेंच ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि खुला का अधिकार महिलाओं को बिना शर्त दिया गया है। इसमें पति की सहमति या इनकार का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी मामलों में बाहरी दखल ठीक नहीं है। ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन